Assalamualaikum dears, this is MS खटक. वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीसी सीएसएस के पेपर, जो पास्ट पेपर है जितने इंशाल्लाह अवेलेबल है वो हम इनके सोल्यूशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एफपीएसी फेडरल पब्लिक सर्विस के कमीशन का पास्ट पेपर है. इसके प्रॉब्लम है 2020 का ये पेपर है 2020 का. तो इसके 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इस सीरीज़ में. तो पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, आप पेपर देख लें. तो हमारे पास जो पेपर है 2020 का एफपीसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये हमारे पास है, ये वाला पेपर है हमारे पास. ये 2020 का पेपर है, ठीक है. तो ये पास्ट पेपर है 2020 का ये. तो ये हमारे पास पेपर है. इसके हम प्रॉब्लम पहले देखेंगे. प्रॉब्लम इनके ये दो पेपर हैं, एक ये पेपर ए और दूसरा हमारे पास क्या है, पेपर बी है. दूसरा हमारे पास ये है पेपर 2, ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज. तो देखते हैं प्रॉब्लम इसके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. तो स्टार्ट करते हैं. जब पहला प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम 2 है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसको हमने प्रूव करना है. हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. तो पहले इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास जो ए वेक्टर, ये तीन वेक्टर हमने लिए हैं. हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई वाई जे प्लस ए जी के है. इस तरह हमने बी को भी किया और इस तरह हमने सी की भी तीन वेक्टर्स लिए हैं यूनिट वेक्टर्स के साथ, आई जे के साथ, ठीक है. अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी. तो हम पहले जो ब्रैकेट वाला होता है इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास बी क्रॉस सी है. ये हमारे पास देखो बेसिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का या बेसिक क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में ही आई थिंक ये है, ग्रिफ्थ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चैप्टर में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है डीजे ग्रिफ्थ की बुक. तो ये बी क्रॉस सी है. तो आई जे के, तो बी एक्स आई की नीचे हमारे पास आई वाला कंपोनेंट आएगा, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला. तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये बी एक्स आ जाएगा और फिर बी वाई और फिर बी जी, और ये हमारे पास सी एक्स सी वाई और सी जी आ जाएगा. अब सिंपली हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. पहले रो और कॉलम ये छोड़ देते हैं, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर माइनस और इसको इसके साथ. फिर हमारे पास माइनस साइन आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ. सिमिलरली हम तीसरा मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो और कॉलम छोड़ देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ. तो ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. इसमें हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास क्या है, ये माइनस जो है इसको हम फिर एलिमिनेट कर लेंगे, प्लस ले लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास बी क्रॉस सी की जो वैल्यू है ये हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है. फिर हम पूरे लेंगे नाउ ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी. अभी हमारे पास बी क्रॉस सी का आंसर है, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ. सिमिलरली हमारे पास सेम मेथड है, हमने आई जे के लिखा, ए एक्स ए वाई और ए जी आ गया. फिर हमारे पास बी क्रॉस सी की जो कंपोनेंट, आई के कंपोनेंट हमारे पास बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई है, और फिर हमारे पास जे का कंपोनेंट जो है बी जी सी एक्स माइनस बी एक्स सी जे है, और फिर हमारे पास बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी जे है. तो हमने कोरिस्पॉन्डिंग आई जे के नीचे लिख लिए. सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. पहले रो और कॉलम जोड़ लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आएगा, और इसको ए जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया है. सिमिलरली पर ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास जे वाला कंपोनेंट आ जाता है, यानी ए एक्स इंटू ये बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा. फिर हमारे पास ए जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास ये बन जाता है. सिमिलरली फिर हमारे पास क्या होगा, ये रो और कॉलम ये छोड़ देंगे, यानी इसको इसके साथ ए वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ए एक्स को इसके साथ इस. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला हमारे पास ए एक्स को हमने सी एक्स बी जी माइनस बी एक्स सी जी के साथ, और फिर माइनस ए वाई इंटू बी वाई सी जी माइनस सी वाई बी जी. बेसिक उसी तरह सिंपल डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है. तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड का. अब हमने राइट हैंड साइड का भी सेम मेथड से फाइंड करना है और उसको आंसर को ये इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना है. तो राइट हैंड साइड हम लेते हैं. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी.
अब एक ही कंपोनेंट हम लिखते हैं ए डॉट बी। अब हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सेम यूनिट वेक्टर के दरमियान वन होता है, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो होता है हमारे पास वन की इक्वल होता है। और आई या जे या के अगर दूसरों के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी जैसे आई जे के साथ या आई के साथ, इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास जीरो हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, आई डॉट, तो हमारे पास ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जी सी वाई बन जाएगा, इनटू ये बी की कंपोनेंट हम उसी तरह लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे ए डॉट बी, तो हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी आ जाएगा, और सी का कंपोनेंट। अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, बारी बारी सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ए एक्स सी एक्स को तीनों कंपोनेंट के साथ, फिर ए वाई सी वाई, फिर ए जी सी जी को इन तीनों के साथ, बी के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। देखो पहले हमने ए एक्स सी एक्स को बी एक्स के साथ किया है, फिर ए वाई सी वाई को बी वाई के साथ, फिर ए जी सी जी को बी एक्स के साथ किया है। तो पहले हम सारों को बी एक्स के साथ करेंगे। देखो ये हमने बी एक्स के साथ, ये भी हमारे पास बी एक्स के साथ, फिर बी एक्स के साथ, ये हमारे पास आई का कंपोनेंट आ जाता है। इस तरह हमारे पास आसानी होगी, यानी कि पहले आप इसको बी एक्स के साथ, फिर इसको बी एक्स के साथ, फिर इसको बी एक्स के साथ, ताकि आपके साथ पहले से आपके पास अरेंज्ड आई वाली कंपोनेंट। सिमिलरली फिर जे वाली कंपोनेंट, यानी ए एक्स सी एक्स को हम बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई सी वाई को बी वाई, और फिर इसको हमारे पास बी वाई। सिमिलरली फिर तीनों को हम बी जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आई की कंपोनेंट अलहदा आ जाएंगे, जे की कंपोनेंट हमारे पास अलहदा आ जाएंगे, और के की कंपोनेंट हमारे पास अलग आ जाएंगे। बीच में हमारे पास माइनस साइन है, सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स को सी एक्स के साथ, फिर ए वाई बी वाई को सी एक्स के साथ, फिर ए जी बी जी को सी एक्स के साथ। तो ये हमारे पास सारे क्या आएंगे, वाई आई की कंपोनेंट आएंगे, आई हेट वाले। फिर इसको हम तीनों के ऊपर हम बारी बारी सी वाई से, तो हमारे पास जे वाली कंपोनेंट, और फिर हम तीनों को बारी बारी हम सी जी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये के वाले कंपोनेंट आ जाएंगे। ये हमने देखो सी एक्स के साथ किए, ये भी सी एक्स, ये पहले कंपोनेंट सी एक्स, ये तीनों हमारे पास आई वाली कंपोनेंट आ गए। फिर ये देखो सी वाई सी वाई सी वाई, फिर सी जी और सी जी, तीनों के साथ कंपोनेंट के साथ हमने अलग अलग मल्टीप्लाई किए हैं। तो हमारे पास ये देखो सारे अरेंज फॉर्म में आ रहा है, आई हेट आई हेट आई हेट, ये तीनों ये जे के हैं, और ये हमारे पास के हेट के हैं। अब इसको हम क्योंकि माइनस है सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये हमारे पास देखो आई हेट वाले तीनों हैं, और ये हमारे पास यहाँ तक आई हेट वाले तीनों हैं। अब इसमें हमारे पास ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स बी एक्स सी एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉरी कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ए वाई बी वाई में, ये इसको पिंक कलर से मैंने कैंसिल किया है बॉल पॉइंट से, और इसको ग्रीन से, तो ये हमारे पास ए वाई सी वाई और बी वाई, ये हमारे पास किसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से। आपने ध्यान से देखना होता है, ये इसके साथ ए वाई बी वाई सी वाई के साथ। सिमिलरली हमारे पास जो के वाला कंपोनेंट है, ये लास्ट वाला कंपोनेंट, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास जो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो लास्ट वाला कंपोनेंट। अब बकाया जो हमारे पास टर्म बचती है, वो उसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, ए वाई सी वाई बी एक्स दोनों में, ठीक है। ये पहले हमारे पास क्या है आई वाले में हमारे पास ये दो टर्म बचती है, ए वाई सी वाई बी एक्स और ए जी सी जी बी एक्स, और माइनस के बाद जो आई वाले टर्म है इसमें हमारे पास ए वाई बी वाई सी एक्स और प्लस, और इधर हमारे पास फिर ये माइनस हो जाएगा ए जी बी जी सी एक्स, जो कि हमने ये लिखा है, ठीक है, आई वाले। सिमिलरली हमारे पास जो जे वाले टर्म में बच रहा है, जे में हमारे पास क्या कौन से बच रहा है, ए एक्स सी एक्स बी वाई और ए जी सी जी बी वाई जे हेड, और हमारे पास माइनस के बाद जो है ए जी बी जी सी एक्स, और ये हमारे पास ए एक्स बी एक्स सी वाई बन रहे हैं, जो कि हमने ये लिखे हैं, ठीक है, ये वाले कंपोनेंट। सिमिलरली जो हमारे पास के हेड के साथ बन रहा है, जो कैंसिल, ये हमारे पास लास्ट वाले हुए हैं, इनके अलावा ये वाला हमने हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ये तो हम ये वाले लिख लेंगे, ये के वाले ये दो बचते हैं इसमें, और यहाँ हमारे पास के वाले ये दो कंपोनेंट माइनस के साथ आएंगे। तो ये अब हमने ये लिख लिए हैं, ठीक है। बाकी आप ये आसान जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और जो बाकी बच जाएंगे उसको आपने लिख लेना है, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा देखो ए वाई सी वाई बी एक्स, और ये माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स में हमारे पास ए वाई कॉमन आ जाएगा, और ये दूसरा और ये चौथा टर्म, इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, ए जी कॉमन है। तो ये हमने कॉमन लिए है, यहाँ ए वाई कॉमन लिया है, दूसरी हमने ए जी कॉमन लिया है। सिमिलरली जो दूसरी टर्म है इसमें हम कॉमन लेंगे ए एक्स
और इसमें ए एक्स कॉमन आ जाएगा और इसमें हमारे पास ए जी और ए जी, यानी पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा। सिमिलरली इसमें भी हमने पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा इसमें से कॉमन लेने हैं। कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इसमें हमारे पास देखो ए वाई ए जी आ गया, जे वाले में हमारे पास ए एक्स ए जी आ गया, माइनस हम बैर कॉमन लेंगे, साइन का आपने ख्याल रखना है। फिर इसमें हमारे पास ए एक्स और माइनस ए वाई ये कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या आ गई है, अगर इसको हम गौर से देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है बी कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन ए की इक्वल आ रही है, यानी जो ये हमारे पास इक्वेशन हमने निकाली थी, देखो ये ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी एक्स, सिमिलरली ये, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ए थी इसकी इक्वल आ रही है। इसमें भी ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स और ये सारा हमारे पास सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर का, ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी पार्ट क्वेश्चन का पार्ट सी है। हमारे पास क्या है, एफ आई इज इक्वल टू 2x³ वाई स्क्र z4, देन फाइंड द डेव एंड टू ग्रेडियंट ऑफ 5। अब डेव इंटू ग्रेडियंट 5 बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डेल, ये हमारे पास लेप्लासियन होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर स्केलर फील्ड जो होता है हमारे पास डेव डेल 5, ये हमारे पास क्या होता है, लेप्लासियन होता है, यानी डबल डेरिवेटिव होता है। तो ये सिंपली हमने असल में ये डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये हमारे पास असल में क्या बनता है, तो बेसिकली डेव इंटू ग्रेडियंट ऑफ 5 हमारे पास डेल स्क्वायर इंटू 5 जो कि हमारे पास लेप्लासियन की इक्वल होता है। तो बेसिकली हमने ये लेप्लासियन फाइंड करना है, मगर हमें डेव ग्रेड इंटू 5 कहा गया, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे 4 नंबर का, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, पहले हम जो ब्रैकेट वाला है ग्रेडियंट ऑफ 5 वो फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट की हमारे पास जो वैल्यू है डेल की हमारे पास क्या है, पार्शियल एक्स 5 आ जाएगा, आई हेड प्लस पार्शियल वाई 5, जे हेड प्लस पार्शियल जी 5 इंटू के हेड। तो अब हमारे पास जो 5 की टर्म्स है उसको हम लिख लेंगे तीनों को। तो क्या होगा हमारे पास 5 की जो वैल्यू है 2x³ वाई स्क्वायर z4 है, ये सारों के साथ लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास सारों के साथ 5 आ रहा है। पहला हम x के लिहाज से डिरिवेट करेंगे, दूसरा हम y के लिहाज से और तीसरा हम z के लिहाज से। तो डिरिवेट करेंगे तो हमारे पास बाकी ज़रा कांस्टेंट आ जाएगा, x के लिहाज से x³ आ जाएगा, y के लिहाज से वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट, और z के लिहाज से हमारे पास z4। डिरिवेट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 और ऊपर n-1 होता है, यानी 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, 6x² वाई स्क्वायर z4। सिमिलरली ये हम करेंगे तो हमारे पास 4x³ वाई z4 आ जाएगा और 8³ वाई स्क्वायर z4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल 5 आ गया। अब डेव इंटू डेल ग्रेडियंट ऑफ 5 फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम 5 1 कहेंगे, इसको 5 2, इसको 5 3। तो पार्शियल एक्स 5 1 प्लस पार्शियल वाई 5 2 प्लस पार्शियल जी 5 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, इसका हम एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल एक्स और ये हमारे पास जो 5 1 है उसकी वैल्यू प्लस पार्शियल वाई इंटू 5 2 की जो वैल्यू है 4x³ वाई प्लस जी, और फिर हमारे पास क्या है पार्शियल जी, और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 की वैल्यू 8x³ वाई स्क्वायर z4। सिमिलरली जो हमारे पास x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो x का कंपोनेंट आएगा, बाकी हमारे पास जीरो कांस्टेंट आएंगे। y के लिहाज से करेंगे तो y के कंपोनेंट बाकी कांस्टेंट, और z के लिहाज से करेंगे डेरिवेट तो हमारे पास z का कंपोनेंट आएगा उसके, और बाकी ये हमारे पास 8x³ y हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर होंगे। तो ये हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 12x वाई स्क्वायर z4 प्लस 4x³ z पावर 4 प्लस 24x³ वाई स्क्वायर z4। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 3b पार्ट है, इसमें प्रॉब्लम है ये 3b, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अ स्पेस शेप ऑफ मास m इज इक्वल टू 4.50 एक्सपोनेंशियल 3 kg एज इन अ सर्कुलर अर्थ ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस r इक्वल्स टू 8 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर एंड पीरियड t नॉट हमारे पास क्या है 18.6 मीटर, जो कि हमारे पास 7.119 एक्सपोनेंशियल 3 सेकंड बनते हैं। व्हेन अ थ्रस्टर इज फायर्ड and the forward direction to decrease the speed to 96% of the original speed, what is the period t of the resulting elliptical orbit। इस चीज़ में आपने ख्याल रखना है, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड t फाइंड करना है, और हमने एक हमारे पास रेडियस गिवन है, टाइम गिवन है, और जो स्पेस शेप है उसका मेस गिवन है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास केपलर लॉ के थ्रू हमारे पास
टाइम पीरियड आता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट पीरियड इज रिलेटेड टू द सेमी मेजर एक्सिस। हमारे पास जो केपलर का लॉ है, लॉ फेरी आई थिंक, तो हम उसके लिहाज से हमारे पास, सॉरी केपलर जो थर्ड लॉ है, सॉरी, और उसके लिहाज से तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और जी कैपिटल एम है और आर इज रिप्लेस्ड है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमने फार्मूला याद रखना होता है। अब हमारे पास क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन जाता है कि जो सेमी मेजर एक्सिस है उससे जो रिलेटेड मैकेनिकल एनर्जी होती है जो स्पेस शिप के लिए हमारे पास होगी, वो हमारे पास ई होगी माइनस जी एम एम और 2a। ये हमारे पास जो ए है ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। अब हमारे पास m जो है मैस ऑफ अर्थ का भी हमारे पास क्योंकि इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होता है 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी, अब स्पेस क्योंकि हाइट है तो हाइट के लिहाज से हमारे पास उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी स्पेस शेप्स जो हमारे पास क्राफ्ट होता है। तो आर किल फ्रॉम अर्थ टू द सेंटर इज गिवन बाय, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास u इक्वल्स टू माइनस जी एम एम और r है। अब हमारे पास पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास देखो t इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, अब t स्क्वायर था तो उसने पावर ले लिया पाई स्क्वायर a क्यूब डिवाइड बाई जी एम होल पावर हमारे पास 1 और 2। ये हमारे पास मेन फार्मूला है पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए जो हमने यूज़ करना है। अब हमारे पास पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी क्योंकि हमारे पास जो ये है सेमी मेजर एक्सिस ए, ये हमें क्योंकि हमें नहीं पता, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वही हमारे पास फार्मूला है, जो टोटल एनर्जी हमारे पास सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्योंकि पहले एक चीज़ का जो हमने ख्याल रखना है, क्योंकि जस्ट आफ्टर द थ्रस्टर इज फायर्ड, तो जो स्पीड है हमारे पास वो गिवन है 96% ओरिजिनल स्पीड की हो जाती है इनिशियल सर्कुलर ऑर्बिट टू द इनिशियल पीरियड ऑफ द ऑर्बिट। तो क्योंकि हमारे पास 96% वो हो जाती है डिक्रीज, तो ये हमने जो वेलोसिटी यूज़ करनी है उसके साथ हमने 96% डिक्रीज करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हाफ एम इंटू 0.96 वी नॉट आ जाएगा, और वी नॉट जो है हमारे पास क्या होता है 2 पाई और आर डिवाइड बाय टी नॉट आ जाएगा, जो ओरिजिनल हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। और वी नॉट है, और हमारे पास क्योंकि ये वी जो है ये हमारे पास डिक्रीज है 96%, और वी नॉट हमारे पास ओरिजिनल वेलोसिटी है जो कि हमारे पास 2 पाई आर डिवाइड बाई टी नॉट की होती है। अब हमारे पास इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हाफ एम इंटू ये 0.96 स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आ गया, और वी नॉट की वैल्यू हमने, और क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो वी नॉट का भी स्क्वायर आ जाएगा, और वी नॉट की वैल्यू ये है 2 पाई आर डिवाइड बाई टी नॉट होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू हमने पुट की है, देखो ये हमने m की वैल्यू पुट किया है, जो शिप का हमारे पास मैस था 5 एक्सपोनेंशियल 3, ये हमने वेलोसिटी पुट की है 0.96 का स्क्वायर और 2 पाई, और हमारे पास आर की वैल्यू क्या थी 8 एक्सपोनेंशियल 6 थी, और नीचे टी नॉट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी, कितना टाइम था वो हमारे पास क्या था 7.119 एक्सपोनेंशियल 9 सेकंड, होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1.0327 एक्सपोनेंशियल 11 जूल आएगी। अब क्योंकि जस्ट आफ्टर द थर्स्टर इज फायर, तो जो शिप होगी हमारे पास वो स्टिल, क्योंकि हमारे पास वो ऑर्बिटल रेडियस में होगी, और उसका जो ऑर्बिटल रेडियस आर होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट जैसे ही थ्रस्टर फायर्ड होगा तो उसके बाद भी हमारे पास जो शिप होगा वो स्टिल ऑर्बिट में ही होगा, वो डायरेक्ट रुक तो नहीं जाएगा ना, तो उसके लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि U इक्वल्स टू माइनस जी एम एम और R है। अब G जो है हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो कि 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है वैल्यू। M हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m हमारे पास शिप का मैस है, और डिवाइड बाई R जो है हमारे पास वो मैस है रेडियस R, ऑर्बिटल रेडियस है जो कि 8 एक्सपोनेंशियल 6 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास U की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वो हमारे पास -2.25 एक्सपोनेंशियल 11 जूल आ जाएगी।
अब हमने क्योंकि टोटल एनर्जी फाइंड करनी थी, नाउ वी कैन फाइंड सेमी मेजर एक्सिस ए। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ओवर टू ए, जो हमने पहले फार्मूला लिखा था मेजर एक्सिस के लिए। तो ये हमारे पास वही फार्मूला है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हम बाहर निकालेंगे, और जो टोटल एनर्जी होती है वो हमें पता है कि कैनेटिक प्लस टोटल एनर्जी हमें, क्योंकि ए इक्वल्स टू कैनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है। तो यहाँ से हमारे पास ए की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस जी एम एम और 2 ET। टोटल एनर्जी ये हमारे पास जो ई है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला ई, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास कैनेटिक प्लस पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं और पोटेंशियल की भी फाइंड कर चुके हैं, और ये हमारे पास क्या है, माइनस वैल्यू आई थी इसके साथ, क्योंकि हमारे पास माइनस होता है, साइन आता है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन की वजह से। तो ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल का मैस ऑफ अर्थ, स्मॉल हमारे पास शिप का हमारे पास मैस, 2 मल्टीप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ए है मेजर एक्सिस, उसकी वैल्यू 7.397 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर आ जाएगी। तो अब ये हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास मेन मसला क्या था कि ये हमें फार्मूला पता था, टी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब डिवाइड बाई जी एम एक्सपोनेंशियल 1/2। ए के लिए फाइंड करना था, और ए जो मेजर एक्सिस है उसके लिए हमने पहले क्या फाइंड करना है, तो टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी हमने फाइंड की तो हमारे पास ए की वैल्यू फार्मूले से आ गई। अब ये हमारे पास मेन फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे सारी, ए की वैल्यू ए का क्यूब आ जाएगा, बाकी हमारे पास वही वैल्यू है जी और एम की, मैस ऑफ अर्थ और यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 6356 सेकंड आएगी, और डिवाइड बाय 60 करेंगे तो जो टी हमारे पास जो टाइम टेकन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 105 या 106 के अप्रॉक्सीमेट मिनट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम ये देखें, जो ये वाली हमने वैल्यू फाइंड की है, ये T0 से लेस है, कम है, वो हमारे पास 118 थी, 118 थी, और ये हमारे पास 106 है। तो इसकी दो रीज़न है कि ऑर्बिटल पाथ लेंथ जो होता है वो हमारे पास लेस है, और दूसरा है कि एलिप्टिकल पाथ टेक्स शेप क्लोजर टू द अर्थ एवरीवेयर एक्सेप्ट दैट द पॉइंट ऑफ फायरिंग। तो ये हमारे पास, क्योंकि अर्थ जो शिप को है वो एलिप्टिकल पाथ अर्थ के क्लोज ले जाती है, द रिजल्टिंग डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड दस ऑल्सो द स्पीड ऑफ शिप। तो हमारे पास इस वजह से ग्रेविटेशनल, क्योंकि हाइट कम हो जाती है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज उसमें आ जाता है, और इसमें जब डिक्रीज आएगा तो रिजल्टिंग हमारे पास एक एनर्जी में डिक्रीज आता है, तो काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, मोशन यानी स्पीड में जो शिप की स्पीड है वो भी हमारे पास क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट सी है, विच हैज़ ग्रेटर मैग्नीट्यूड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ रिलेटिव टू इट्स सेंटर एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशन और इट्स एक्सिस, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये हमारे पास एक्सिस से रिलेटेड है, और ये हमारे पास ऑर्बिट से, और एसोसिएटेड विद इट्स ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, अराउंड द सन। तो हमने फाइंड करना है कि जो कौन से जो एंगुलर मोमेंटम होता है अराउंड द रिलेटिव टू सेंटर और रिलेटिव टू ऑर्डर, हमारे पास जो सेंटर ऑफ इट्स ऑर्बिट है, दो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होंगे, तो उसके लिहाज से हमारे पास कौन सी की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। इसके लिए हमारे पास मैस ऑफ अर्थ हमारे पास 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर, ऑर्बिटल रेडियस ये हमने याद रखनी है, वो हमारे पास 1.50 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर होती है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। तो पीरियड ऑफ रोटेशन ऑन एक्सिस के लिहाज से पी रोटेशन हमारे पास 24 आवर होता है, ठीक है, दिन रात हमारे पास, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करते हैं एक्सिस के थ्रू तो हमारे पास दिन रात होते हैं, जो कि 24 आवर। और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो हमारे पास 1 ऑर्बिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पूरा एक साल होता है, इन 4 मौसम जिसमें हमारे पास बदलते हैं। तो पी रोटेशनल 24 आवर जो कि 86,400 सेकेंड बनते हैं, और हमारे पास रिवोल्यूशन 1 ईयर जो कि हमारे पास 3.156 एक्सपोनेंशियल 7 सेकंड बनते हैं। अब फॉर पार्टिकल ऑफ मैस m मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस, अब कोई भी पार्टिकल अगर हम लें और वो हमारे पास उसका मैस m हो और डिस्टेंस r से एक्सिस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करें, तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I इक्वल्स mr² होता है, और v इक्वल्स r ओमेगा होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है हमारे पास
तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी हमारे पास इसमें, और हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई टी होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ होता है ना, और एफ की वैल्यू 1/t है, और यहाँ हमारे पास क्योंकि एंगुलर सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो रहा है और उसके लिए पर हमारे पास क्या होता है रेडियन आता है। तो एल की जो वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की वो आई ओमेगा है, और एल इक्वल्स टू आई की जगह हम एम वी आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय टी। तो एम की वैल्यू हमने पुट की है, मैस ऑफ अर्थ है हमारे पास, यहाँ आर की वैल्यू हमने पुट किया है जो ऑर्बिटल हमारे पास रेडियस है एक्सिस का, और ओमेगा 2 पाई डिवाइड बाय टी जो है हमारे पास वैल्यू है पूरे साल का जो हमारे पास। तो ये असल में हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, और एल जी यानी इक्वल्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.67 एक्सपोनेंशियल 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मच लेस देन दैट ऑर्बिट रेडियस क्योंकि हमारे पास क्या है ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियल 11 है और अर्थ का हमारे पास एक्सपोनेंशियल 6 है, तो इसकी वजह से हम इट इज़ वेरी रीजनेबल टू मॉडल एट एज अ पार्टिकल फॉर दिस कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन के लिए हम जो अर्थ को है जब पार्टिकल उसका मैस ले सकते हैं, एम ले सकते हैं। अब नाउ रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास फार्मूला सेम है, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा फॉर यूनिफॉर्म स्फीयर। अब हम क्योंकि इसको एज ए स्फीयर कंसीडर करेंगे अर्थ को, कैपिटल एम हो मैस और रेडियस आर हो किसी भी स्फीयर का, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू आती है वो 2 और 5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर एज ए कंसीडर होता है और उसके हमारे पास 2 और 5 एम आर स्क्वायर वैल्यू है। तो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, और ओमेगा की जगह आई की जगह हमारे पास क्या है 2 और 5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा की वही वैल्यू है 2 पाई, मगर टी हमारे पास क्या हो जाता है रोटेशनल वाला हो जाता है, यानी 24 आवर जो कि हमारे पास 86,400 बनता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल की जो वैल्यू है हमारे पास 7.07 एक्सपोनेंशियल 33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इससे हमारे पास देखो कौन सी वैल्यू कम है, ये एक्सपोनेंशियल 3 है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल 40 है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास क्या है ज्यादा है। सो द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीज मोशन इज़ वेरी लार्ज। दोनों हमारे पास क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल 33 है वो 40 है, दोनों ही बहुत बड़ा है, मगर अगर हम नोट करें दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ओवर 7 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल 40 है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल 30 है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 7 ऑर्डर ग्रेटर है। In fact, most of the total angular momentum of the solar system comes from the sun of orbital angular momenta of its planet। ठीक है, जो सन के इर्द गिर्द जो टोटल एंगुलर मोमेंटम सोलर सिस्टम का आता है वो जो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो प्लैनेट्स हैं उनके ही एंगुलर मोमेंटम से ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ग्रेटर है एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास ग्रेटर है रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, इस प्रॉब्लम से हमें ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है, उसका सी पार्ट है द मीन लाइफ टाइम ऑफ स्टेशनरी म्यून इज मेजर्ड टू बी 2.200 माइक्रोसेकंड। द मीन लाइफ टाइम ऑफ हाई स्पीड म्यून इन अ बर्स्ट ऑफ अ कॉस्मिक रेज ऑब्जर्व्ड from Earth is measured to be 60 microsecond. To five significant figure what is the speed parameter b of these cosmic rays beyond relative to Earth। अच्छा, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है उसमें हमारे पास क्या है, ये 2.200 माइक्रो सेकंड है, मिली सेकंड नहीं है। इसमें ये प्रॉब्लम में बस थोड़ी सी ये वैल्यू चेंज की है और बाकी वही प्रॉब्लम है। तो गिवन हमारे पास क्या है, ये T0 है हमारे पास, ये प्रॉपर टाइम है। प्रॉपर टाइम हमारे पास कौन सा होता है, द टाइम इज मेजर्ड बाय क्लॉक एट द रेस्ट रिलेटिव टू द मियान। ठीक है, ये हमारे पास रेस्ट में क्योंकि जब मियान है तभी ये टाइम हमारे पास T0 है, और दूसरा हमारे पास इम्प्रॉपर जो टाइम है T वो हमारे पास 60 माइक्रो सेकंड है और ये हमारे पास मिली सेकंड है। तो मीन लाइफ टाइम हमारे पास मियान का क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन प्रोडक्शन एंड इट्स डिके। तो फ्रॉम टाइम डेलेशन का जो हमारे पास फार्मूला है कि डेल टी इक्वल्स टू गैमा डेल T0 प्रॉपर टाइम आ गया हमारे पास, और गैमा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा हमारे पास क्या है
और हमारे पास बीटा की वैल्यू वी और सी है। यही बीटा जो है हमारे पास स्पीड पैरामीटर है जिसको क्वेश्चन में बी कहा गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन वी हैव स्पीड पैरामीटर बी, तो बीटा को हम बी से रिप्लेस कर लेंगे। गैमा हमारे पास लोनेस फैक्टर होता है, जस्ट वही सिंपल फार्मूला रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं। गैमा इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी स्क्वायर, यानी अब बीटा को हमने बी से रिप्लेस कर लिया, तो डेल टी इक्वल टू डेल टी नॉट बाय 1 माइनस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू जो है 1 और बी स्क्वायर। ये वही हमारे पास फार्मूला है टाइम डायलेशन का, जो कि हमारे पास सिंपल जब हम यूज़ करते हैं तो डेल टी इक्वल्स टू डेल नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी और वी स्क्वायर और सी स्क्वायर होता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ गैमा इन इक्वेशन ए। ये हमने इक्वेशन ए में इसमें वैल्यू पुट की है इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस बीटा बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू डेल टी नॉट और डेल टी। हमने क्योंकि स्पीड पैरामीटर बी फाइंड करना है तो बी को हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस डेल नॉट डिवाइड बाई डेल टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास बी की जो वैल्यू इक्वल्स है अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे। अब डेल नॉट टी की वैल्यू भी हमें पता है, डेल टी की भी वैल्यू पता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2.220 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 है मिली, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल 6 होता है माइक्रो। इसका स्क्वायर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 137.5 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18,905.25, और इसके जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 137.49 आ जाएगा स्पीड ऑफ पैरामीटर। ये हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। थिंक जो 5 सिग्निफिकेंट ये 9 तक ही बनते हैं, तो नॉन जीरो ना हो तो ये हमारे पास पॉइंट की दोनों साइड पे आई थिंक होते हैं। तो हमारे पास बहरहाल आपने ये 5 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो बी इक्वल्स टू 137.49 हमारे पास आंसर आ जाता है। यही स्पीड पैरामीटर का हमारे पास आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन 5 का सी पार्ट है, अ लिक्विड फ्लोज थ्रू द हॉरिजॉन्टल pipe whose inner radius is 2.52 centimeter. The pipe bends upward through the height of 11.5 meter, where it winds and joins another horizontal pipe of inner radius 6.14 centimeter. What must be the volume flux B if the pressure of the two horizontal pipe is same? अब देखो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है, दो पाइप्स हैं, एक हमारे पास अपर है और एक लोअर है, और हमारे पास जैसे ही वो पाइप ऊपर की तरह बेंड होता है तो उसका हमारे पास रेडियस ज़्यादा होने लग जाता है। अब वॉल्यूम फ्लक्स यानी टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम फ्लक्स यानी जितना हमारे पास उसमें से लिक्विड आउट जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन के सिस्टम से बन रहा है। अगर हम इसको गौर से देखें, इट इज़ गिवन दैट द रेडियस ऑफ द पाइप इंक्रीज एज इट्स बेंड्स थ्रू द हाइट, सो कोरिस्पॉन्डिंग फिगर है हमारे पास पहला रेडियस क्या है 2.25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फिर बढ़ जाता है 11.5, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये हमारे पास इस किस्म का पाइप बन रहा है, ठीक है, बेंड क्योंकि ये बेंड भी हो रहा है, तो ये हमारे पास R1 है रेडियस, R2 है, ये हमारे पास P1 है, हमारे पास यहाँ पे P2 है प्रेशर, स्पीड V1 है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड V2 है, एरिया हमारे पास A इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर है, ये हमारे पास A2 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर है। ये हमने आउटलेट 1 का है, इसको हमने 2 कहा है, ये हमारे पास यहाँ इसको हमने y का है, तो ये हमारे पास y2, और दोनों का y2 माइनस y1 को हमने हाइट का है कि जो कि 11.5 मीटर है। अब हमने क्योंकि फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स का वॉल्यूम फ्लक्स या वॉल्यूम फ्लो रेट, उसका हमारे पास फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, R इक्वल्स टू ए वी होता है। कई जगह कुछ जगह पे आप जो वॉल्यूम फ्लक्स या वॉल्यूम फ्लो रेट उसको क्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू से भी, और क्यू इक्वल टू ए वी, यही सेम ही हमारे पास है। ये हमारे पास ए जो है एरिया है इस फार्मूले में हमारे पास, और वी जो है स्पीड है, और आर जो है हमने वॉल्यूम फ्लक्स या वॉल्यूम फ्लो रेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास ए और वी है, ये हमने फाइंड करनी है इसके लिए, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड इन द पाइप रिमेन्स द सेम, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू हमें पता चल रहा है जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो लिक्विड का अपर और लोअर साइड दोनों पे हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, और R1 इक्वल्स टू R2, और यहाँ से हमारे पास पता चलता है, और R1 की वैल्यू, R की वैल्यू हमारे पास क्या है
ए वी, ए की जगह हमने वैल्यू पुट की है, एरिया है ये हमारे पास पाई आर वन, अपर लोअर के लिए हमारे पास पाई आर वन स्क्वायर वी वन, और अपर के लिए हमारे पास पाई आर टू स्क्वायर वी टू आ जाएगा। अब बर्नौली इक्वेशन हमारे पास, यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे तो हमारे पास पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। V2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई V1 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। बर्नौली इक्वेशन है ये हमें पता होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये स्पीड देता है फ्लो ऑफ लिक्विड इन अपर पाइप V2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन टू द लोअर एंड अपर पाइप द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लो लिक्विड इज, तो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1, ये हमारे पास जो Y होता है पोजीशन होता है इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्यों कि हमारे पास इट इज़ गिवन दैट द प्रेशर इन टू हॉरिजॉन्टल पाइप हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये हमारे पास सेम है प्रेशर, यानी P1 हमारे पास इक्वल हो गया है P2 की। P1 P2 प्रेशर, ये V1 ये स्पीड हो गया, ये पोजीशन हो गया, और ये G हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमारे पास P1 क्योंकि P2 की इक्वल है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, V2 की जगह इक्वल्स टू R1 स्क्वायर V1 और R2 स्क्वायर, और ये इक्वल है तो हम इसको इक्वल कर लेंगे, इक्वल करेंगे यानी P1 को P2 की इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ हमने P1 को P2 की इक्वल पुट किया तो P1 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हमारे पास हाफ रो V1 स्क्वायर है, इसको हम इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएंगे, रो जी Y1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास रो जी कॉमन आ जाएगा इसमें से जी, और ये Y2 माइनस Y1 आ जाएगा, और ये जो 2 है ये हम हाफ और हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर आ जाएगा। ये हम इक्वेशन के साइड पे लेके गए हैं, और 2 हमारे पास कैसे आ गया है, ये हमारे पास जो हाफ है, हाफ को जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2 ऊपर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 की जगह हमने वैल्यू पुट किया है यहाँ पे, तो हमारे पास V1 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर होल स्क्वायर है, V का तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2G। अब Y2 माइनस Y1 को हमने हाइट कहा है, पोजीशन चेंज इन पोजीशन को हमने हाइट कहा है। यहाँ से अब हम हाइट की जो वैल्यू है वो 11.5 मीटर है। अब हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई हम कैसे हमने किया है, अब यहाँ पे हमने देखो ये इसको इक्वेशन के साइड पे ले गए तो ये V1 माइनस इसमें से हो जाएगा। फिर हमारे पास अब होल में से हमने V1 स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ R1 और R2 ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हमारे पास देखो इसका स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा R का, R1 स्क्वायर है और R2 स्क्वायर, तो ये R1 और R2 स्क्वायर आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर, ये हमारे पास ये ऊपर होल स्क्वायर और 2GH आ जाएगा। अब हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो अब हमारे पास क्या होगा, V1 की जो वैल्यू है V1 स्क्वायर, ये हमारे पास ये जो है इक्वेशन के साइड पे डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होगी तो हमारे पास क्या 2GH डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू R1 और R2 होल पावर 4 अंडर रूट होल आ जाएगा। अब हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू हम हमारे पास बाकी सारी वैल्यू गिवंस हैं, R1 की भी, R2 की भी, G की भी और H की भी। G हमारे पास 9.1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास जो V1 की है वो 15.231 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी। सो द फ्लक्स, अब क्योंकि हमें V पता नहीं था, V की वैल्यू हमें फार्मूले में हमें मालूम नहीं थी, तो हमने V फाइंड किया है। अब वॉल्यूम फ्लक्स, अब ओरिजिनल जो वैल्यू है असल उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, तो फ्लक्स वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ द फ्लो लिक्विड इन द पाइप इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर V1। अब किसी भी एक में हम पुट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि R1 इक्वल्स टू R2 है, तो ये 3.14 आ जाएगा। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या 2.52, और V हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तभी हमारा, क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमीटर में गिवन है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मीटर, ये होल स्क्वायर, और हमारे पास V1 की वैल्यू, तो हमारे पास जो R की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.030 या 0.0304 अप्रॉक्सीमेट क्यूबिक पर सेकंड हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अप टू हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हम लेके तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने सिंगल R फाइंड किया है, R2 और R1 हमारे पास बराबर है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इसका पार्ट बी है। The amplitude of highly damped oscillator decreased by 3% during each cycle. What percentage of the mechanical energy of the oscillator is lost in each cycle? हमने each cycle में mechanical energy जो lost होती है वो हमने find कर दी है. So when there is no damping, the mechanical energy of the oscillator is expressed. ये हमें फार्मूला आना चाहिए कि जब हमारे पास डैम्पिंग ना हो oscillator में तो मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला होता है E = ½ kA². अब क्योंकि डैम्पिंग है तो 3% डैम्पिंग है एम्पलीट्यूड में पर साइकिल, तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द मैकेनिकल एनर्जी इज नाउ एक्सप्रेस्ड एज 3%. हमने डैम्पिंग निकाल दी है तो ई डी हमारे पास डैम्पिंग एनर्जी है ½ k × a माइनस 0.03%. हम खत्म करेंगे तो a 0.03 a है होल स्क्वायर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है a, तो a माइनस 0.03 a हमने, क्योंकि हमारे पास ईच साइकिल में एम्पलीट्यूड में तो साथ में हमारे पास a आएगा तो इसका होल स्क्वायर. अब हमारे पास क्या है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एज अ 1 एक्ट करेगा. 1 में से ये माइनस करेंगे तो 0.97 a बच जाएगा. और ये हमारे पास ई डी का जो फार्मूला आ जाएगा ½ kA² × 0.9409 आ जाएगा. अब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हमने फाइंड कर दी है, क्योंकि हमारे पास जो डेल ई है ये हमारे पास ई डी है, तो आगे असल जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. और चेंज इन मैकेनिकल जो एनर्जी होता है डी ई डेल ई, वो हमारे पास डैम्प्ड एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी होता है. तो हमारे पास डी ई माइनस डैम्प्ड एनर्जी माइनस ई हमारे पास जो डैम्प्ड एनर्जी है, तो हमारे पास ये जो ई डी है इसमें जो जिसमें हमारे पास डैम्पिंग आए, और ये जो हमारे पास वैसे जब हमारे पास डैम्पिंग ना हो ऑसिलेटर में वो एनर्जी है. ठीक है, तो 0.9409 मल्टीप्लाई 1/2 kA², जो कि हमने ये फाइंड किया वैल्यू ये लिखे हैं माइनस ½ kA². ये जो बगैर डैम्पिंग की जो एनर्जी है ऑसिलेटर की वो. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कि ½ kA² कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, इसमें से माइनस हाफ, यहाँ से ½ kA² कॉमन लेंगे तो -1 आ जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और ½ kA² जो है इसको हमने क्या कहा, ई कहा है, इसको ये हमारे पास ई की इक्वल आ जाएगी ये. ठीक है, तो ये ई की इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डी ई = -0.0591 ई. तो परसेंटेज ऑफ मैकेनिकल लॉस जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डी ई डिवाइड बाई ई. तो हम जो हमारे पास वैल्यू है वो लिख लेंगे -0.0591 ई डिवाइड बाई ई मल्टीप्लाई 100. तो यहाँ से हमारे पास जो चेंज इन परसेंटेज डिक्रीज जो है डेल ई और ई -5.91% आ जाएगी. और परसेंटेज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर लॉस्ट इन ईच साइकिल जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, 5.91%. तो ये हमारे पास टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगी परसेंटेज, और ये जो टोटल एनर्जी है हमारे पास ये -0.0591 ई होगा. ठीक है, तो ये थे आज के हमारे पास प्रॉब्लम. नेक्स्ट जो बाकी प्रॉब्लम इसी पेपर के, इन 2 पेपर के बच्चे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे, बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर लूँगा. तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ वगैरह अच्छी लगती है, मेरे वीडियो वगैरह से मदद मिलती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन प्रॉब्लम वगैरह में गलती वगैरह या कुछ भी चीज़ कमी बेशी नज़र आती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कमेंट करके. तो आज के लिए इतना काफ़ी. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स बचते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.